आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि हमने जो किसी कंपनी में अगर सपोज पैसा लगाया है, हम कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें वहां से क्या मिलेगा, उसकी रिटर्न क्या होगी, उसकी परसेंटेज क्या होगी। रिटर्न का परसेंटेज से सीधा सीधा लिंक है। बिना परसेंटेज के आपके पास वैल्यू बिल्कुल फेयर नहीं आ सकती। या अगर आपको बहुत फास्ट ये जज करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसकी बेटर है, तो वो परसेंटेज में ही आप उसको जज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज आपके पास दो इन्वेस्टर है, एक एक्स है और एक वाई है, और एक्स ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और एक साल में 1,000 रुपए का प्रॉफिट उसको हुआ। ऐसे ही वाई है, वाई ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसको एक साल में 1,500 की अर्निंग हुई है। तो हमें यहां पर देखने में यह लगेगा कि वाई स्मार्ट इन्वेस्टर है, वाई ने 1,500 रुपए कमाए हैं, लेकिन यह हमारे पास इंफॉर्मेशन अधूरी है, इनकम्प्लीट है। हमें साथ में यह भी देखना है कि इस 1,000 रुपए को कमाने के लिए या इस 1,500 रुपए को कमाने के लिए हमने रियल में इन्वेस्ट क्या किया था। सपोज एक्स ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, या एक्स ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, और 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके उसने 1,000 रुपए अर्न किए हैं, और वाई ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और तब उसने 1,500 रुपए अर्न किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 20% की रिटर्न मिली है, और इसको हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे इनटू 100, इसको 15% की रिटर्न मिली है। तो परसेंटेज की अपनी वैल्यू है। रेशियो एनालिसिस चैप्टर बना ही इसीलिए है कि उसमें हम परसेंटेज देख लेते हैं, उसकी रिटर्न देख लेते हैं। तो यहां पर एक्स जो अभी तक हमें लग रहा था कि इसने कम प्रॉफिट अर्न किया है, जब हमने उसको उसके कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, इसको हमने कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया यहां पर कि 5,000 रुपए उसने जो है पैसा इन्वेस्ट किया था, 5,000 रुपए उसने लगाए थे, और वहां से उसको 20% रिटर्न मिली है, इसको 15% रिटर्न मिली है। इट मीन्स एक्स स्मार्ट इन्वेस्टर है, एक्स ने ज्यादा बढ़िया पैसा कमाया है। या हम रुपया लगाना चाहते हैं तो हम इस कंपनी में लगाएं जहां एक्स ने लगाया था। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके फार्मूला पहले बता देता हूं। उस फार्मूले को लिखने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ROI होता क्या है? ROI का जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको हम परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100 कर लेते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर फॉर्मूले में इसको पुटअप करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमने किसी कंपनी में एक्चुअल में कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, और कितना रुपया इन्वेस्ट करने के बाद हमें कुल कितना रुपया मिला है, उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं कि हमें कुल कितना % प्रॉफिट हुआ है। एक कंपनी का मैं एक बैलेंस शीट लेता हूं
और इस बैलेंस शीट के अंदर हम एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। इसमें दो साइड होती हैं, एक एसेट साइड होती है, ये राइट हैंड साइड एसेट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी लायबिलिटी साइड होती है। तो किसी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो इक्विटी बेस्ड कंपनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास होगा, मींस हमने जितना रुपया उस पैसे को उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने जितना रुपया इन्वेस्ट किया है, जितना रुपया हमने लगाया है और जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर हम उस प्रॉफिट को, अगर हमने सपोज जो है 10,000 रुपये लगाए हैं और 10,000 रुपये लगा करके हमने 2,000 रुपये कमाए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 2,000 अपॉन जितना रुपया हमने लगाया है, 2,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, हमें 20% का रिटर्न मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल नहीं होता कि आपने एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि आपने बाई सपोज बैंक में 10,000 रुपये जमा किए और बैंक ने आपको सपोज 6% इंटरेस्ट दिया, तो आप कह सकते हो कि मेरा 6% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या मेरी 6% की मेरी रिटर्न है। लेकिन कंपनियों में ये नॉर्मल इतना नहीं होता है, इसमें हमें काफी कुछ देखनी होती है, काफी कुछ चीजें देखनी होती है। कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात कर रहे थे, मींस अगर आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाई सपोज आपने 10,000 रुपये किसी कंपनी में कैपिटल लगाई है और उस कैपिटल से आपने 2,000 रुपये कमाया है और आपको बीच में पैसे की डेफिशिएंसी होगी, पैसे की कमी पड़ गई और पैसे की कमी पड़ गई तो आपने 10,000 रुपये किसी से लोन भी ले लिया और साल के लास्ट में अगर आपसे यह पूछा जाए कि आपने कुल इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया था, तो दो चीजें हैं, आपने 10,000 रुपया कैपिटल लगाई थी लेकिन 10,000 रुपये आपने लोन भी लिया था, तो कुल मिलाकर के आपने बिजनेस में जो पैसा लगाया था, बिजनेस में रनिंग में जो पैसा चला था वो तो 20,000 चला था। तो हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 10% होगी, 20% से घट गई। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि कंपनी के अंदर एक्चुअल में पैसा लगा कितना है। तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल पे पैसा लगाया, उसको छोड़ करके और कहां कहां से कंपनी फंड का प्रोविजन करती है, फंड इकट्ठा करती है, या रुपया कुल कितना हम जो है ये मानते हैं कि इतना रुपया या इतना पैसा जो है बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। एक मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के पास कुछ रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ये रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, आप इस वीडियो की आई क्लिक पे जाकर के देखना, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था कि जब कंपनी आपको डिविडेंड देती है, हमने शायद डिविडेंड यील्ड रेशियो के बारे में बात की थी कि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो ऐसा नहीं है कि वो डिविडेंड अगर आपका सपोज 50 रुपये बैठ रहा है तो वो पूरा का पूरा डिविडेंड आपको दे देती है। कुछ पैसा वो अपने पास री इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, आगे ग्रोथ बढ़ाने के लिए अपने पास रिटेन कर लेती है, अपने पास रोक लेती है और कुछ पैसा आपको कैश डिविडेंड के रूप में दे देती है। तो जो पैसा कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है वो रिजर्व एंड सरप्लस का एक पार्ट भी बन जाता है। और वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन गया मींस आपका जो पैसा था वही कंपनी में री इन्वेस्ट हो गया है। तो आपने 10,000 रुपये तो कैपिटल लगाई है, 10,000 रुपये कैपिटल लगाई है, साथ में जो है आपका कुछ पैसा बिजनेस में रुका हुआ है, तो वो भी तो आपका री इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो 10,000 थी और सपोज रिजर्व एंड सरप्लस आपका 5,000 है, तो आपने कुल मिलाकर के बिजनेस में जो पैसा लगाया हुआ है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 15,000 है। और सपोज कंपनी को यहां पर भी अभी भी पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, इसके बाद कंपनी कुछ प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू करती है। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इश्यू करती है। ये प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके नाम से ही लग रहा है, इसके आगे लिखा हुआ है हमने प्रेफरेंशियल, यानी कि जिनको प्रेफरेंस है, जिनको पूर्वाधिकार है, जिनको सबसे पहले डिविडेंड लेने का राइट है, सबसे पहले डिविडेंड लेने का अधिकार है, प्रेफरेंस जिनको दी जाएगी कि डिविडेंड जब बांटना स्टार्ट करेंगे, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का नंबर आएगा। तो कंपनी कुछ पैसा यहां से भी लेती है, तो ये पैसा भी बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड फिर इंक्रीज हो गया है।
अभी तक जिसको हमने पहले हमने शेयर कैपिटल 10,000 रुपए लगाई थी, हमने 10,000 रुपए माना, हमने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए, फिर हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस आया तो हमने मान लिया कि 5,000 रुपए भी हमारा ही री इन्वेस्ट हो रखा है। फिर हमने प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल से पैसा लिया। अभी भी अगर पैसे की जरूरत कंपनी को पड़ती है तो कंपनी मार्केट में कुछ डिवेंचर इश्यू करती है और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। और डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो भी एक फिक्स होता है। डिवेंचर इश्यू करते समय उसी में जो है खोल दिया जाता है कि आपको इतना % हम इंटरेस्ट देंगे। तो ये पैसा भी बिजनेस में लगा है, तो आपका अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड फिर इंक्रीज हो गया है। और कभी कभी कंपनी डायरेक्ट लोन भी ले लेती है किसी बड़े इंस्टीट्यूट से या किसी बड़े फाइनेंशियल फंड से, किसी से अब जो है कंपनी लोन लेती है। और लोन एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन वो होता है जो कंपनी को जल्दी पे करना होता है, विद इन 1 ईयर उसको पे कर दिया, या कुछ ही दिनों में उसको पे कर दिया, कुछ महीनों में उसको पे कर दिया। और एक लोन ऐसा होता है जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कि आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद धीरे धीरे इसकी पेमेंट करनी है, उसको हम लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। तो कुछ लोन भी कंपनी ले लेती है। तो ये जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल लगाई है, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास पड़ा हुआ है, ये प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल आपके पास पड़ा हुआ है, ये डिवेंचर जो आपके पास आपने लिए हैं, और ये जो लॉन्ग टर्म लोन आपने लिए हैं, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास कुल मिलाकर के इतना रुपया हमने इन्वेस्ट किया है, इतना रुपया हमने बिजनेस में लगाया है, जो प्रॉफिट हमने इस साल अर्न किया है। क्लियर? अब इसमें ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अगर हम इसको डिफाइन करें तो अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ इन दोनों को देखें तो इसको हम कहते हैं इक्विटी फंड। ये आपका इक्विटी फंड है। अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, इन तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, किसको? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो इन तीनों को जोड़ने का मतलब हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है शेयर होल्डर फंड। और अगर हम उसमें डिबेंचर और लोन भी जोड़ दें तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। आपको रिटर्न किस पे निकालनी है? अगर आपको इक्विटी फंड पे निकालनी है तो इक्विटी फंड का मतलब है आपको सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लेना होगा। आपको शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी कहते हैं, सिर्फ इसको इक्विटी फंड कहते हैं। जब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को हम जोड़ लेते हैं तो इक्विटी फंड बनता है। अगर हम उसमें प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल भी डाल देते हैं, जिसको हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं, उसको सिर्फ इक्विटी भी कहते हैं। और अगर हम जितना टोटल पैसा हमने बिजनेस में यूज किया है, जितना पैसा हमने जगह जगह से इक्विटी शेयर कैपिटल से, रिजर्व एंड सरप्लस से, या डिवेंचर होल्डर से, या लोन से, या प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल से, सब जगह से जो हमने पैसा इकट्ठा किया है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो हम आरओआई की बात कर रहे हैं। आरओआई का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड से है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जिसमें ये पांचों हेड जुड़ जाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड एक अर्थशास्त्री वे, इकोनॉमिस्ट वे, अल्फ्रेड मार्शल, और अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत बढ़िया एक जगह पे कहा है। देखो, जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बिजनेस के बारे में और बिजनेस की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि इस कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, इसकी ग्रोथ रेट क्या है, इसका हमें फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है। ये सब एजुकेशन का पार्ट है। और एजुकेशन, आप जब किसी बिजनेस के बारे में पूरी तरह से जो है उसके जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको आप देख लोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं अल्फ्रेड मार्शल की बात कर रहा था। अल्फ्रेड मार्शल ने एक जगह पे कहा था कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन को ही उन्होंने नेशनल इन्वेस्टमेंट मान लिया। उन्होंने कहा कि आपके पास कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड, एक तो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक होता है कैपिटल।
उन्होंने कैपिटल को माना एजुकेशन, कि हमारे पास अगर एजुकेशन है, मींस अगर हमें कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन है, हमने उसके बारे में पूरी तहकीकात, पूरी जानकारी ले ली है, तो वो हमारी कैपिटल है। और उन्होंने कहा कि इस कैपिटल का, हालांकि ये जो कैपिटल आपके पास है, एजुकेशन वाली जो कैपिटल आपके पास है, वो इंटेंजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन का, इस कैपिटल का, इस कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस कैपिटल की, इस कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या रिटर्न देखनी है, बेहतर रिटर्न देखनी है, तो आपके पास कैपिटल का होना जरूरी है। और यहां पर कैपिटल का मतलब उन्होंने माना कि एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितनी अच्छी कैपिटल होगी, मीन्स जितनी अच्छी आपके पास एजुकेशन होगी, उतना बढ़िया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड यूज में आ सकता है। खैर, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात कर रहे थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कहते हैं कि जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन, इन सबको प्लस कर दे तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। इसके साथ हम इसमें से कुछ माइनस भी करते हैं, और माइनस होता है इसमें से एक हमारे पास होती है फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्टिशियस एसेट्स होती क्या है? देखो, अकाउंटेंसी का एक सिंपल रूल है कि आपने जो कमाया है, जो आपकी अर्निंग है, उस अर्निंग को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसको आप माइनस कर लो तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। सपोज आपने 10,000 रुपए कमाए हैं, 10,000 आपने अर्न किए हैं, और उस 10,000 रुपए को कमाने के लिए आपने 2,000 रुपए का परचेज किया है, सामान खरीदा है, तो आपका नेट प्रॉफिट 8,000 हो गया। आप कहते हो कि 1,000 रुपए तो मुझे लेबर देनी पड़ गई, तो आपका एक्सपेंसेस कितना? 7,000 हो गया। आप कहते हो 1,000 रुपए मुझे सैलरी देना पड़ गया, रेंट देना पड़ गया, कमीशन देना पड़ गया, कुछ भी आपको देना पड़ गया, तो आपका प्रॉफिट घट के 6,000 हो गया है। तो प्रॉफिट को कमाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं, उन एक्सपेंसेस को आप माइनस कर लो तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो बिजनेस में एक्सपेंसेस जितने हैं उन सबको हम माइनस कर लेते हैं, मींस जिस कारण से हमारा पैसा जो है बिजनेस से जा रहा है। लेकिन कभी कभी हमारे यहां से पैसा आउटगोइंग होता है, उससे हम अपनी फिक्स एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंटेंसी का एक रूल और है कि एक्सपेंसेस आप सिर्फ वही दिखाओगे जो प्रॉपर इस एक्सपेंसेस के लिए, इस इनकम को अर्न करने के लिए आपने किया है। अगर आपने 10,000 रुपए कमाए हैं और 10,000 रुपए कमाने के लिए आपने 2,000 रुपए मजदूरी दी है, तो आप उसे घटा सकते हैं। आपने लेबर दी है या आपने रेंट पे किया है तो आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सपोज बिल्डिंग परचेज कर ली है, तो वो बिल्डिंग से, उस बिल्डिंग से आप सिर्फ 10,000 रुपए तो नहीं कमाओगे। वो उस बिल्डिंग से जो आपने 10,000 रुपए कमाए हैं, वो जो आपने बिल्डिंग खरीदी है, और बिल्डिंग सपोज आपने 1,00,000 रुपए की खरीदी है, तो उस बिल्डिंग से तो आप अभी अगले आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक प्रॉफिट अर्न करोगे। तो वो 1,00,000 रुपए को आप जो है उस 10,000 में से नहीं घटा सकते। आपको यह देखना होगा कि इस साल रनिंग में इस 10,000 रुपए को कमाने के लिए हमें इस बिल्डिंग का यूज करके इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग गया, कितना इस पे ह्रास लग गया, ये कितनी घिस गई। अगर सपोज 10,000 रुपए में से वो 1,000 रुपए की घिस गई इस साल, या 500 रुपए की घिस गई इस साल, तो आप उस 10,000 में से उस 500 को घटा सकते हैं। तो हमारे पास एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, जिनको कि हम एक्सपेंसेस नहीं मानते। हालांकि हमने इस साल खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किया है, लेकिन उससे फिक्स एसेट्स क्रिएट की है। सपोज आपने एक स्कूटर खरीदा है, अब इस स्कूटर से ही तो आप बिजनेस चला रहे हो, इसी स्कूटर से आप मार्केटिंग कर रहे हो, और इस स्कूटर से आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो यह आपका एक्सपेंसेस है। लेकिन ये स्कूटर, तो इसी स्कूटर को आप अगले साल भी चलाओगे, अगले साल भी मार्केटिंग करोगे, और अगले साल मार्केटिंग करोगे, तो इसका मतलब ये सिर्फ इस साल का खर्चा नहीं है। इस साल इस स्कूटर को चलाने से जितना इसमें डेप्रिसिएशन लग गया है, या इस साल इसमें जितना आपने पेट्रोल डाला है, उस पेट्रोल से जितना खर्चा हुआ है, अगले साल अगर आपको बिजनेस दोबारा का प्रॉफिट दोबारा अर्न करना है तो दोबारा पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो इस साल का जो आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस, हम सिर्फ एक्सपेंसेस को ही माइनस करते हैं, उसमें जो फिक्स एसेट्स हमारी क्रिएट होती हैं उनको हम माइनस नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सपेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसेस तो हैं, लेकिन वो फिक्स भी नहीं है और वो प्रॉपर एक्सपेंसेस भी नहीं है। एक एक्सपेंसेस आपके पास आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट तो ऐसा होता है कि आपने इस साल एडवर्टाइजमेंट किया और इस साल आपने
प्रॉफिट अर्न कर लिया। और यही एडवर्टाइजमेंट आपको अगर अगले साल कमाना है तो दोबारा से आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिसपे आपको बहुत हैवी एक्सपेंसेस हो जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा आपने कर दिया और आपने ऐसा खर्चा कर दिया कि आपको यह लगता है कि इस एडवर्टाइजमेंट को करने के बाद हमारे पास ये कम से कम हमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक हम इस एडवर्टाइजमेंट को ही दिखा करके, सपोज आपने कोई बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा दिया है और वो साइन बोर्ड आपको लगता है कि 5 साल तक ये जो है हमें इसको देख करके हमारी बिक्री को बढ़ा देगा, ये हमारी सेल को इंक्रीज कर देगा, ये तो इसका मतलब वो इस साल का खर्चा नहीं है, हालांकि वो फिक्स एसेट्स भी नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंसेस हम एसेट साइड में दिखा देते हैं और इनको हम बोलते हैं फिक्सिटियस एसेट्स। इन फिक्सिटियस एसेट्स को अगर हमने ये एज्यूम कर लिया है, सपोज हमने 5,000 रुपए खर्च किए हैं और हमें लगता है कि 5 साल तक हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो हम उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और हर साल 1,000 रुपए को हम राइट ऑफ कर लेते हैं, या 1,000 रुपए को हर साल हम अपना एक्सपेंसेस मान लेते हैं। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, या हम इक्विटी फंड निकालते हैं, या हम शेयर होल्डर फंड निकालते हैं, या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो इन सब में हम उस फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर लेते हैं और उन सबको माइनस करने के बाद हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है उसको हम प्रॉफिट से उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारा प्रॉफिट क्या है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, मैं यहां पे बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा कि सपोज आपके पास जो सेल्स है, हम उस सेल्स में से अपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, उसको हम सी कहते हैं। उस कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं, तो फिक्स कॉस्ट को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाता है, हमारे पास आ जाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। और यहां पर हमने जो लिया है वो लिया है यही वाला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे वो हमने डिटेल में समझ लिया। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड क्या होता है, वो ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम अगर इंटरेस्ट को माइनस कर दें, तो इंटरेस्ट को अगर हम माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम इंटरेस्ट भी दे चुके हैं तो हमारे पास क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अगर आपको रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड निकालना है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ध्यान दो, अगर आपको रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड या रिटर्न ऑन इक्विटी आपको निकालनी है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी देने का मतलब है कि आपको इस डिवेंचर को और इस लोन वाले को जो इंटरेस्ट देना है उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। अब ये जो ईबीटी बचा हमारे पास, ये ईबीटी किसके लिए बचा, ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के लिए बचा। तो अगर आपको शेयर होल्डर फंड पे रिटर्न निकालनी है तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। और वो शेयर होल्डर फंड क्या होगा, उसमें प्रॉफिट कौन सा आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड नहीं आएगा, उसमें ये वाला प्रॉफिट आएगा, ईबीटी वाला। क्लियर। और अगर इस ईबीटी में से हम टैक्स रेट माइनस कर दें, 1 माइनस टैक्स रेट, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। और इस पीएटी में से अगर हम प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी माइनस कर दें तो हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता है। और अगर जो हमारे पास लास्ट में जब हमने इस प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर दी, हमने डिवेंचर का इंटरेस्ट दे दिया, लोन का इंटरेस्ट दे दिया, और इसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचा, ये प्रॉफिट हमारे पास जो बचा है, अगर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी फंड निकालना है, इक्विटी फंड में हमने सिर्फ 2 चीज जोड़ी थी, तो हम सारे मतलब हम प्रेफरेंशियल डिविडेंड का डिविडेंड भी दे दें, डिवेंचर इंटरेस्ट का टैक्स भी, डिवेंचर इंटरेस्ट को लोन भी दे, इंटरेस्ट भी पे कर दें, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट भी पे कर दें, लोन का इंटरेस्ट भी पे कर दें, टैक्स भी माइनस कर दें, तो जो हमारे पास लास्ट में पैसा बचेगा उसको हम सिर्फ अगर इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी फंड आ जाएगा। क्लियर। आपको अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप इससे पहले वाली वीडियो जो मेरी है उनको भी आप देख सकते हैं।